कृपया ध्यान रखें कि इस चैनल में सभी की सभी जो जानकारी है वो शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह या तो व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। हैप्पी बर्थडे बिटकॉइन, क्योंकि आज के दिन बिटकॉइन का जन्मदिन है। आज से 15 साल पहले बिटकॉइन की जो शुरुआत हुई थी वो आज ही के दिन हुई थी। 15 साल पहले आज ही के दिन 3 जनवरी 2009 को सतोशी नाकामोटो ने बीटीसी का माइनिंग शुरू करके बिटकॉइन का पहला जेनेसिस ब्लॉक को माइन किया और उस वक्त एक ब्लॉक से 50 बिटकॉइन माइन हुआ करते थे, जो कि अब 2024 में लगभग 4 महीने बाद लगभग 25 अप्रैल से 10 मई 2024 के बीच बिटकॉइन का 4th हाल्विंग होगा। तब एक ब्लॉक से केवल 3.25 बीटीसी मिला करेगा, जो कि अभी माइनर को 6.25 बीटीसी ब्लॉक मिलता है। आज ही के दिन मतलब 15 साल पहले आज ही का वो दिन था तब बिटकॉइन का सबसे पहला जो ब्लॉक है वो माइन किया गया था सतोशी नाकामोटो ने। इसलिए यहाँ पर ये 15वां बिटकॉइन एनिवर्सरी डे है, तो यहाँ पर दिल से ढंग से इसको मनाना चाहिए। सभी लोगों को एक बार कमेंट में डालना है बिटकॉइन एनिवर्सरी, जो कि 15वां एनिवर्सरी है। इसके बारे में थोड़ा आगे बात करेंगे तो सतोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन की माइनिंग का शुरुआत करके शुरू के 1.1 मिलियन बिटकॉइन को अपने पास लगभग 20,000 अलग अलग वॉलेट एड्रेस में रखा और उसके एक हफ्ते बाद बिटकॉइन के फॉर्म में सबसे पहले हाल्फनी को 10 बीटीसी भेजकर सभी को साबित कर दिया कि बिटकॉइन असलियत में है और कैसे काम करेगा। और फिर धीरे धीरे सतोशी बिटकॉइन के फॉर्म में डिस्कनेक्ट हो गया और दुनिया में आज तक ये रहस्य बना हुआ है कि आखिरकार सतोशी नाकामोटो कौन था। काफ़ी तस्वीरें हम गूगल के अंदर देखते हैं बट कंफर्म किसी को नहीं पता है कि क्या इस सतोशी नाकामोटो ये है, इसने बिटकॉइन को बनाया है या तो किसी और ने बनाया है। वो पूरा का पूरा रहस्य बना हुआ है। अब यहाँ पर हम चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे तो काफ़ी दुनिया की जो बड़ी बड़ी एसेट मैनेजमेंट करती कंपनी है उसने इस साल के अंदर हमने देखा 2022 के अंदर बीटीसी ETF को फाइलिंग किया। उसके अंदर ब्लैक रॉक आता है, तकरीबन 9.3 ट्रिलियन डॉलर का एसेट मैनेजमेंट करता दुनिया का सबसे बड़ा एसेट मैनेजमेंट करता कंपनी है। फेडिलिटी 4.5 ट्रिलियन डॉलर का एसेट मैनेजमेंट करता है, उसने भी स्पॉट बिटकॉइन ETF के लिए फाइलिंग किया है। फ्रैंकलिन टेम्पलेसन ने 1.53 ट्रिलियन डॉलर का एसेट मैनेजमेंट करता है, उसने भी स्पॉट बिटकॉइन ETF के लिए फाइलिंग किया है। इन्वेस्को 1.5 ट्रिलियन डॉलर का एसेट मैनेजमेंट करता कंपनी है, उसने भी स्पॉट बिटकॉइन ETF के लिए फाइलिंग किया है। जो कि ब्लैक रॉक, फेडिलिटी, फ्रैंकलिन टेम्पलेसन एंड इन्वेस्को जैसी बड़ी बड़ी कंपनी का फाइनल डेडलाइन, जो कि फाइनल तारीख आने वाला है मार्च एंड अप्रैल महीने के अंदर अंदर, जो कि हम कंफर्म आपको टेलीग्राम के अंदर बताएंगे। जब इसका डेट पूरा का पूरा नज़दीक आ जाएगा उन टाइम के अंदर ये बड़ी बड़ी कंपनी के ETF अप्रूव होने के चांसेस है। अभी फिलहाल ARK21 शेयर्स, जो कि कंपनी कंपेयर टू ब्लैक रॉक, फेडिलिटी, फ्रैंकलिन, इन्वेस्को जैसी कंपनी से छोटा कंपनी है, जो कि उसका लास्ट और फाइनल जो डेडलाइन है 10 जनवरी 2024, जो कि ज़्यादा दूर नहीं है। अब यहाँ पर अपकमिंग दिनों के अंदर ये न्यूज़ SEC की तरफ से डिक्लेयर होगा कि क्या ETF को अप्रूव किया जाता है या रिजेक्ट किया जाता है। तो दूसरा सबसे बड़ा न्यूज़ ये है कि अभी अगर अप्रूव नहीं भी होता है तो मार्च एंड अप्रैल के अंदर काफ़ी ज़्यादा चांस बढ़ जाएंगे कि ये सभी बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े लोगों के ETF अप्रूव होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मे भी मार्च एंड अप्रैल के आसपास ये सभी न्यूज़ें आ सकती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे CoinDCX एक्सचेंज के बारे में, जो कि कुछ ट्विटर के अंदर कुछ आर्टिकल के अंदर ये आ रहा है कि CoinDCX के ऊपर केस हो गया है। CoinDCX के लिए CoinDCX ने कुछ फ्रॉड किया है, तो दिल्ली पुलिस के पास केस हुआ है कि CoinDCX एक्सचेंज है पैसों के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्कैम कर रहा है। अब कैसे, क्या, कितनी सच्चाई है उसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो यहाँ पर आर्टिकल के अंदर साफ साफ लिखा गया है कि किसी बिजनेसमैन ने CoinDCX के अंदर 1.4 लाख रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया था। जब वो विड्रॉ करने जाता है तो उन टाइम के अंदर उसके पास एक मैसेज आता है कि आपको पहले 40,000 रुपये का टैक्स पे करना पड़ेगा, उसके बाद आप अपनी अमाउंट को विड्रॉ कर सकते हैं। मतलब कि 1.4 लाख तो उसके अंदर है ही उसका, ऊपर से उसको 40,000 रुपये डिपॉजिट करना पड़ेगा, तब जाके आप विड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि टैक्स पे करने के बारे में यहाँ पर उसके पास मैसेज आ रहा है और डिमांड किया जा रहा है। इसलिए वो इन्वेस्टर को ठीक नहीं लगा कि एक्सचेंज ऐसे कैसे कर सकता है, तो उसने दिल्ली पुलिस के अंदर केस कर दिया। उसके बाद एक और केस है जिसने 14 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था, बट यहाँ पर उसके पास 4.65 लाख रुपीज़ एडिशनल मांगा जा रहा था कि एक टैक्स पर्पज आपको 4.65 लाख रुपीज़ देना पड़ेगा। ऑलरेडी 14 लाख रुपए तो उसके अंदर फंस गए थे, ऊपर से एडिशनल 4.65 लाख रुपीज़ मांगा जा रहा था और उसके अंदर फ्रॉड केस उसने भी कर दिया। मतलब कि दोनों के दोनों बंदे समझदार थे,
उसको ठीक नहीं लगा कि एक तो एक्सचेंज के अंदर हमारा पैसा है और एक्सचेंज कैसे भला हमारे पास से टैक्स मांग सकता है, तो उसने केस कर दिया। अब फिलहाल कोइन DCX के फाउंडर एंड CEO ने डिक्लेयर किया है कि ये वो इन्वेस्टर थे, उसने कोई गलत ही कोइन DCX के अंदर रजिस्टर कर दिया था। मतलब कि फिशिंग वेबसाइट के अंदर आप रजिस्टर करने के टाइम पे देखते नहीं है कि कौन सा एक्सचेंज है, क्या सही में एक्सचेंज है या तो कोई स्कैम वेबसाइट के अंदर घुसे हुए हैं। आपको वैसे का वैसा ही लगेगा, बट कन्फर्म आपको बिना क्लैरिटी कोई भी वेबसाइट के अंदर क्लिक नहीं करना चाहिए, और अगर गलती से क्लिक हो भी गया है तो 5 बार चेक करने के बाद ही उसके अंदर डिपॉजिट करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर कोई DCX की गलती नहीं है, मैं भी इन्वेस्टर की गलती हो सकती है कि उसने कोई गलत वेबसाइट का यूज़ कर लिया है। अब लास्ट में यहाँ पे बात करेंगे तो ट्विटर के माध्यम से कोइन DCX का जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है उसने साथ साथ उसके फाउंडर ने ट्वीट करके बताया है कि कोइन DCX एप्लीकेशन के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कोइन DCX के नेम पे कोई और फिशिंग वेबसाइट, स्कैम वेबसाइट की मदद से लोगों के साथ स्कैम हो रहा है, तो आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है। उसी के साथ साथ आप देखेंगे तो फिलहाल काफ़ी आर्टिकल के अंदर लिखा गया है, काफ़ी सारे आर्टिकल आए हैं कि कोइन DCX फ्रॉड कर रहा है। अब आप लोग अगर कोइन DCX का यूज़ कर रहे हैं तो कमेंट में बताना कि क्या आपके साथ विड्रॉल में प्रॉब्लम आ रहा है, आप क्या फेस कर रहे हैं, क्या स्मूथली यूज़ कर पा रहे हैं, डिपॉजिट इन विड्रॉ काम कर रहा है नहीं कर रहा है, वो आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो इन अपडेट आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ऐसे ही कंटेंट हम बनाते रहते हैं।